हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आइए आज हम हिस्टोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर लेते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी मेडिकल एग्जाम को पास करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना स्टूडेंट्स को लगता है। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही सिलेबस की क्वांटिटी देख के डर जाते हैं कि अरे इतना सारा सिलेबस है। फिर वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं और सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। देखिए, रट्टा आप मारेंगे तो आज आप मारेंगे, एक हफ्ते में भूल जाएंगे। ठीक है, स्पेस रेपिटेशन होता है जिससे हम इफेक्टिवली याद कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली उसको करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और भी चीज़ें होती है लाइफ में। स्टूडेंट्स हैं, आपको आप बाकी लाइफ भी एक्सप्लोर करनी है। लेकिन अगर आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का स्केलेटन बना दिया हर चैप्टर के, और उसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया कि भाई ये चीज़ होती क्यों है, उसका मेन रीज़न क्या है, अगर ये भी पॉइंट आप में रहेंगे तो लास्ट के थोड़े टाइम में भी आप आराम से नोट्स पढ़ के अपनी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई टेक्स्ट बुक की नीड नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रही, दो बार देखिए, पॉज करिए वीडियो को और नोट्स बनाते जाइए। नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में जल्दी याद होते हैं, कंप्यूटर वाले याद नहीं होते। तो इतने भी नोट्स आपके पास होंगे, बेसिक आपको पता है हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में बना के लिख देंगे, लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में बना के लिख देंगे। इससे ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। पढ़ाई ईजी है अगर समझ के करी जाए, और रट्टा मारने बैठेंगे तो हर कोर्स मुश्किल लगेगा। तो हम हिस्टोपैथोलॉजी की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, उसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना, जो कि रिसेक्टेड हो या बायोप्सी स्पेसिमेन हो। यानी कि माइक्रोस्कोप में जो हम देखते हैं स्लाइड लगा के, वहाँ जो हम स्टडी करते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर्जिकल स्पेसिमेन को प्रोसेस करने के स्टेप्स समझना, स्पेसिमेंस की आफ्टर केयर, ग्रॉसिंग और ग्रॉस रूम का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एमसीक्यू के लिए, लेबोरेटरी हजार्ड्स और उनके सेफ्टी मेजर्स। स्टेप्स इन हिस्टोपैथोलॉजी प्रोसेसिंग, इनकी क्या स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स होते हैं। ये शॉर्ट में आ सकता है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। स्पेसिमेन का ओटी से रिसिप्ट करना, रिसीव करना, लाना, कुछ भी कह सकते हैं आप। सेकेंड है ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने जो भी स्पेसिमेन आपके सामने आया है, आप उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपने कोई लेंस नहीं लगा रखा, कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगाई, कुछ नहीं, सिर्फ आप अपनी नेकेड आई से उसको देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके फीचर्स नोट डाउन कर रहे हैं। थर्ड इज टिश्यू प्रोसेसिंग, जैसा केमिकली हम करते हैं वो करना। फोर्थ इज एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में क्या होता है, वैक्स ब्लॉक बनाया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। फिफ्थ होता है सेक्शन कटिंग। अब यानी जनरली हमारे पास जो सैंपल आता है वो बड़ा होता है, लेकिन हमें उसको माइक्रोस्कोप के लेवल पर छोटा करना पड़ता है, बहुत छोटा छोटा, उसको बोलते हैं सेक्शन कटिंग, और ये माइक्रोटोम से काटा जाता है। सिक्स स्टेप है हमारा स्टेनिंग और लेबलिंग। स्टेनिंग के बिना तो कोई टिश्यू देखा ही नहीं जा सकता, और हर टिश्यू अलग अलग डाई से स्टेन होता है, और स्टेनिंग आपको आनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल लैब में सक्सेस होना चाहते हैं। तो स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद साइड में उसके लेबल कर दिया जाता है कि ये इस चीज़ का सैंपल है। सेवेंथ एंड लास्ट स्टेप इज स्लाइड को पैथोलॉजिस्ट को भेजना फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आफ्टर केयर ऑफ स्लाइड्स एंड स्पेसिमेंस। स्लाइड्स और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल होती है उसको फॉर्म बोलते हैं, वो 10 साल तक प्रिजर्व होते हैं जनरली टीचिंग और रिसर्च के लिए। सेकंड, स्पेसिमेन अलग अलग कैटेगरीज में हमको बांटने पड़ते हैं कि ये स्पेसिमेन हम टीचिंग के लिए यूज करेंगे, ये हम रिसर्च के लिए यूज करेंगे, ये हम म्यूजियम के लिए यूज करेंगे। और कुछ स्पेसिमेन हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रोकते हैं, 6 महीने से 1 साल तक उनका, कि मान लीजिए पेशेंट को कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है तो वो क्यों हो रही है, और लास्ट में जब उसका काम नहीं हो तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। कई सारी हिस्टोपैथोलॉजी में एडवांस टेक्निक्स भी यूज होती हैं, इसका आपको नेम पता होना चाहिए, डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। क्रायोसेक्शन, हिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यू इन शॉर्ट। आई से देखकर स्पेसिमेन के इंस्पेक्शन को ग्रॉसिंग कहते हैं। मेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट आईडी, स्पेसिमेन टाइप, क्लिनिकल डिटेल्स और अपीयरेंस को नोट करना। एंड लास्टली, सॉफ्ट टिश्यू को हम डायरेक्टली प्रोसेस करते हैं, बोन को डीकैल्सिफाई करना पड़ता है। देखिए, ग्रॉसिंग एक ऐसी स्किल होती है जो अगर आप में डेवलप हो गई तो आप अंदाजे से ही बता देंगे कि स्पेसिमेन के क्या फीचर्स हैं, विदाउट इवन पुटिंग इट अंडर माइक्रोस्कोप। यानी जनरली आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लैब टेक्नीशियंस होते हैं जिनको इतना अंदाजा होता है, वो सैंपल देख के उसकी वैल्यू बता देते हैं, वही वाला बात है।
अच्छा, ग्रॉसिंग जो होती है वो ग्रॉस रूम में होती है। ग्रॉस रूम कोई ऐसा खास रूम नहीं है, वो मेनली एक रूम होता है, उसमें कई सारे फीचर्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि वो स्पेसी होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेल लिट होना चाहिए कि सब चीज़ दिख जाए, और एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे फॉर्मुलेन के, तो वो अगर नहीं निकलेंगे तो जो अंदर टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आई में इरिटेशन, सांस लेने में दिक्कत। तो इसलिए एग्जॉस्ट फैन बहुत ज़रूरी होता है। रिक्वायर्ड आइटम्स क्या होते हैं? कटिंग बोर्ड, शेल्फ, वाटर एक्सेस, फॉर्मुलिन, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट्स में वही सारे लैब के मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसेट्स। लैब सेफ्टी मेजर्स ग्रॉस रूम के क्या होते हैं? फॉर्मुलिन वेपर्स के लिए एग्जॉस्ट फैन यूज करना पड़ता है, और हमेशा टेक्नीशियन को ग्लव्स, मास्क, एप्रन, ग्लासेस यूज करना चाहिए, क्योंकि गलती से भी इसका अगर वेपर चला गया, आंख में चला गया, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। ठीक है। सारे स्पेसिमेन 10% फॉर्मुलिन स्ट्रेंथ में स्टोर्ड होने चाहिए, वो एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, जिससे कि सैंपल खराब नहीं होता। और टेबल को एंटीसेप्टिक से क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि देखिए जैसे बायोप्सी को कोई सैंपल आया और उस वो कैंसरस उसकी जांच होनी है सेल्स की, तो उसमें तो ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो अगर हम उसको ढंग से डिकंटेमिनेट नहीं करेंगे जिस जगह पे वो प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इन्फेक्शन होने की वो है, तो इसलिए उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करना पड़ता है। हिस्टोपैथोलॉजी लैब बस पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट जो होते हैं वो टिश्यू प्रोसेसर, एम्बेडिंग टेबल, माइक्रोटोम, वाटर बाथ, स्टेनर, लेबलिंग टेबल, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, हर पैथोलॉजी लैब में होती है। कुछ केमिकल्स जैसे बैक्स, जाइलिन, एसीटोन, ठीक है, इनको बाकी सबसे अलग रखना होता है, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि आग पकड़ लेंगे, तो इनके लिए एक सेपरेट स्पेस होनी चाहिए, जिससे ये फायर से दूर रहें या और रिएक्शन ना हो इनका। और ग्लव्स हमेशा पहनने चाहिए ड्यूरिंग स्टेनिंग, ये सबको पता ही है। तो समराइज कर लेते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में ग्रॉसिंग और माइक्रोस्कोप दोनों का रोल होता है। पहले हम अपनी आंख से देखते हैं, फिर एक अंदाजा बनाते हैं रफ, उसको हम माइक्रोस्कोप पे कंफर्म करते हैं। 7 स्टेप्स आपको मैंने बता ही दिए हैं टिश्यू प्रिपेयर करने के लिए, ये शॉर्ट का क्वेश्चन है, आप प्रिपेयर करके जाइएगा। ग्रॉस रूम क्या होता है, इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू का ये शॉर्ट का बन सकता है। तो आजकल हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर खत्म हो गया और हमारे लेक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं। तो आशा यही करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे हों। आप अगर आपकी हेल्प हो रही हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जिसको स्टूडेंट को कोचिंग नहीं ले सकता है कहीं और, उसको पास होने के लिए बहुत ईज़िली ये चैनल से वो पास हो जाएगा। थैंक यू।